जो किसी से डरता नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ में आज खास चर्चा में मौजूद हैं एवरल मलिक जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है एवरल मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आखिर हर बार जो है मोदी जी क्यों इतना तीखा और कड़वा विपक्ष को बोल देते हैं? क्या वजह ऐसी रहती है जिसके कारण विपक्ष ये कहता है कि हमारे ऊपर तो जो है मोदी जी लगातार प्रहार कर रहे हैं और अब तो वो इंडिया का भी अपमान कर रहे हैं? जी देखिए, विपक्ष के पास अब कोई जमीन नहीं बची है और विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष में आप सोचते हो कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता इनको जानती है और इनका कोई बेस नहीं है, कोई इनको मानता नहीं है, कोई इनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी जबरदस्ती ये प्रोपोगंडा बनाने में लगे हुए हैं, एक हवा बनाने में लगे हुए हैं कि ये बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जमीन पर, जमीनी स्तर पर यदि देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सपा, बसपा, लोकदल, उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं और यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी भी ग्राउंड पर कमजोर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है वेस्ट बंगाल के अंदर। और आप यदि बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना की बात आप कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए एनसीपी की, तो वो समाप्त हो चुकी है। और आप कांग्रेस पार्टी की यदि बात नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में दम नहीं बचा है। और जहां तक बात है अन्य राजनीतिक दलों की, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो की बात कर लीजिए जनता दल यूनाइटेड, उसको कोई नहीं पूछता है। और नीतीश कुमार, जिसको पलटू राम कहा जाता था और पलटू चाचा के नाम से कौन इनको पुकारता था, वही इनको आज जो लालू के सुपुत्र हैं, वही इनको पलटू चाचा के नाम से पहले पुकारा करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ना। अब क्यों इनके साथ मिलकर के सरकार में बैठे हुए हैं? अब सरकार की मलाई अगर मिल रही है खाने के लिए तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। और यदि उस समय की बात आप कर लीजिए तो कहते थे कि हम इनसे गठबंधन भी नहीं करेंगे। अब इनके साथ गठबंधन क्यों किया? तो इनकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर लगेंगे और लग रहे हैं और जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। और कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को मजबूत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं, जो जनता योजनाएं, जिनसे जनता का भला हो रहा है और जिनसे जनता प्रसन्न है। और जिस कारणवश जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट बारंबार देती है और नरेंद्र मोदी जी को चुन करके भेजती है और पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की जो जनता बनवाती है, इसी आधार पर बनवाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब के लिए कार्य किया है, हर गरीब को मजबूत करने का कार्य किया, हर गरीब को सक्षम बनाया, हर गरीब को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया। और जिस प्रकार से अशिक्षा का वातावरण वर्ष 2014 से पूर्व था, तो अशिक्षा को समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों ऐसे कार्य किए जो कि समाज सुधार के लिए बहुत आवश्यक थे। जितने बात करनी है 370-35 की, वो सब लोग जानते हैं कि कोई नहीं हटा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हटाया और नरेंद्र मोदी जी के कारणवश ये हटा। बाकी कोई नहीं हटा सकता था, किसी में दम नहीं था। और जो फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे कि ये कभी नहीं हटने वाली है 370-35 से, आज वो कहाँ है? कहाँ बैठे हुए हैं चुप करके फारूक अब्दुल्ला? आप क्यों वो फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलते हैं? और आपका काफी बड़ा न्यूज चैनल है, न्यूज ग्रुप है, एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा समस्त देशवासियों को कि गरीबों के लिए कार्य करने वाली जो पार्टी है उसका ही साथ देना चाहिए। और जो जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे, उसका ही साथ देना चाहिए। और जो नेता जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हो, ऐसे नेताओं का ही साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे नेताओं का जिन्हें जनता से कोई वास्ता ना हो, कोई मतलब ना हो, कभी मिलना भी ना चाहते हो। इस प्रकार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों, लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि मणिपुर पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? और लगातार जिस तरह से जो प्रहार किए जा रहे हैं और उसमें ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया तो मणिपुर के साथ है, इंडिया एनडीए के खिलाफ है।
अगर कल को यही जो है जो इंडिया जो गठबंधन जो इन्होंने बनाया है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है, ईस्ट इंडिया में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, तमाम ऐसे पीएफआई इंडिया है और फिर तमाम वो संगठन जो देश विरोधी हैं लेकिन वो अपने नाम के आगे इंडिया जरूर जोड़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि नरेंद्र मोदी जी के भी तो बहुत सारे प्लान और सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो या मेक इन इंडिया की बात हो, जो बड़े बड़े जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया की बात हम करें तो ये यहाँ भी तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं कि क्या जो आप पूछना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं। मणिपुर की यदि आपने बात की है, मणिपुर का यदि आपने जिक्र किया है, तो जहां तक संभव है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र की सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है, जितना की करना चाहिए, जितनी की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। इस प्रकार से अमित शाह जी के द्वारा वहां पर पैनी नजर बनाई रखी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस संबंध में उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूं बाढ़ के ऊपर। जो यमुना में जिस प्रकार से बाढ़ की आप बात कर लीजिए, जिस प्रकार से बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? ये व्यस्त थे विपक्षी एकता के लिए, गठबंधन के लिए ये आतुर थे। ये गठबंधन के लिए बैठे हुए थे कांग्रेस की चौखट पर, कांग्रेस के दरवाजे पर। इसलिए ये बैठे हुए थे, ये चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। अब ये गठबंधन किससे कर रहे हैं? जिनको बुरा भला बोलते थे। ये शीला दीक्षित कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी की थी आपको मालूम है केशव जी? कांग्रेस पार्टी की थी कि नहीं थी? अब उनके खिलाफ बोलते थे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ बोलकर ये दिल्ली में सरकार बना लिए और उसके बाद ये कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए जाते हैं। जनता को ये बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। जनता को ऐसा समझते हैं कि जनता को ना राजनीतिक समझ है ना सामाजिक बुद्धि है। किस प्रकार से ये देश चल रहा है जनता को कुछ मालूम ही नहीं है। ये जनता को मूर्ख समझना बंद कर दे, नहीं तो जनता इनको अकल सिखा देगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। और जिस प्रकार से आप बात कर लीजिए विधानसभा चुनाव की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 70 में 70 सीटों के साथ भाजपा जीतेगी और ये एक बड़ा रिकॉर्ड भाजपा बनाएगी, 70 में 70 सीटें विधानसभा की जीतने का। मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूं क्योंकि ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आई है, इससे दिल्ली की जनता के मन पर बड़ा असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ असर पड़ा है। तो जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ असर वो ये पड़ा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती है, जैसे चाहे 370 हो या फिर जो है यूसीसी की बात हो, तो वो जो है आपके साथ खड़े हैं। और यहाँ तक एनआरसी और सीए पर भी वो कह रहे हैं कि अगर हमें लगेगा ऐसा तो हम साथ खड़े होंगे। जी देखिए, उस बात को अभी छोड़िए, मैं जिस बात को बता रहा हूं मैं इस बात को स्पष्ट करना। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, जहां तक बात है आम आदमी पार्टी का जो प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़के ये सत्ता हासिल किए थे, सत्ता में पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना हजारे जी को भी धोखा दे दिया। अन्ना जी को आंदोलन की उस आग में झोंक करके उनके कंधे पर बंदूक चलाने का काम इस प्रकार के व्यक्ति ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। जनता देख रही है, जनता सब जानती है। अन्ना हजारे जी का अपमान इन्होंने करने का कार्य किया है और अन्ना जी के लिए बहुत आज भी सम्मान है देश के मन में, दिल्ली के लोगों के मन में आज भी बहुत सम्मान है। और जब उस चीज को लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जानने लगे हैं तो बहुत नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। और अब देर हो चुकी है क्योंकि जिस प्रकार की फोटो आपको भी मालूम है जिस प्रकार से निकली है अरविंद केजरीवाल जी की और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, चाहे आप सोनिया जी की बात कर लीजिए, अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से इनकी अंदर अंदर बातचीत चल रही है, तो जनता ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लिए खतरनाक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और ये मनवाने वाले, चलो हम मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को जनता से मनवाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या शीला दीक्षित सरकार ने कुछ नहीं किया।
लेकिन अब वहीं जाकर बैठ रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी का संरक्षण ले रहे हैं सत्ता की भूख के लिए मात्र। अब उस कांग्रेस पार्टी के पास जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कितनी बेशर्मी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जितना बेशर्म व्यक्ति ढूंढे भी नहीं आपको देश में मिलेगा। लेकिन इन 26 दलों पर FIR भी हुई है। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह, उन्होंने लखनऊ में FIR भी करने के लिए जो है अनुरोध किया है। पार्टी की तरफ से उन्होंने जो है ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने कहा है कि संविधान के सेक्शन 3 के किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में केवल सरकारी संस्थान ही उपयोग कर सकते हैं। इंडिया को कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दल, सेना, संगठन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो कहीं ना कहीं तो ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और अपराध भी है। जी बिल्कुल। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के ऊपर आज के समय में कोई विश्वास नहीं करता, चाहे कितने ही अच्छे नारे लिख करके कोशिश करें जनता का ध्यान भटकाने का, चाहे कितने भी अच्छे नारे लिखें, अच्छे स्लोगन बोलने का प्रयास करें, उससे कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जनता को बेवकूफ समझते हो कि गरीबी हटाओ का नारा जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने दिया था तो उससे असर पड़ गया था। अब ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा उस समय दे दिया था तो अब तक तो गरीबी हट जानी चाहिए थी। मनमोहन सिंह भी गरीबी हटाते रहे, ये सोनिया गांधी तब भी बोलती रही गरीबी हम हटाएंगे, और अब मोदी जी ने गरीबी हटाई। तो ये कौन सी गरीबी थी जिसको मनमोहन सिंह भी हटाकर थक गए, जिसको इंदिरा जी भी हटाकर चली गई, हटाती हुई थक गई, राजीव गांधी जी भी हटाने में खूब लगे उस गरीबी को। वो कौन सी गरीबी थी? जबकि इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो उसका नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हमारे द्वारा हटा दी गई, तो ये गरीबी हट भी जाती है फिर से गरीबी आ जाती है, इसका क्या अर्थ है? और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे 23 रुपए में एक समय का भोजन हो जाता है, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकाल कर देखना, बहुत वरिष्ठ नेता कहते थे मुंबई में बहुत सस्ता खाना मिलता है, 20 रुपए में, 23 रुपए में, 25 रुपए में, इस प्रकार के 50 रुपए में जो बयान देते थे कि एक दिन में काम चल जाता है। तो उन्हीं नेताओं की आप बात कर लीजिए, इन कांग्रेसी नेताओं की, उनका एक दिन का खर्च आप अगर उठाकर देखेंगे तो 5 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। और वो लोग 50 रुपए में गरीब के लिए कहते हैं 50 रुपए में गरीब का खाना हो जाएगा, गरीब का पूरा एक दिन आराम से चल सकता है। वो अमीर है जो 50 रुपए रोज कमाता है। केशव जी आप ही बताइए, कांग्रेस के लोगों की ये मानसिकता है तो कहां से इन लोगों को वोट दे देगा गरीब? इन लोगों को गरीब वोट नहीं देगा, इन लोगों के ऊपर गरीब विश्वास नहीं करेगा। गरीब ने जितना विश्वास करना था कर लिया, जितना वो ठगा जाना था गरीब बेचारा ठगा जा चुका। बात गरीब जान चुका है कि हमारा एक ही व्यक्ति है, हमारा जो हितैषी है, आज वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठा है वो गरीब हितैषी है, गरीबों के लिए काम करने वाला है, किसानों के लिए काम करने वाला है, मजदूरों के लिए काम करने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गरीब विश्वास करता है और इसीलिए मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो केवल और केवल गरीब की वोट के कारण बन सकता है। जो गरीबों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, जो देशवासियों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, उसके कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके। और गांधी परिवार ने पूरा जोर लगाया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, एक बड़ा सवाल है जी। जो यूपीए को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूपीए अपने कुकर्म छुपाना चाहती है और इसलिए इन्होंने जो है नाम बदला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने इनके यूपीए के द्वारा जो घोटाले किए गए थे, और हम चाहेंगे भी क्योंकि आपको वो कंठस्थ भी हैं, और कि आप हमारे दर्शकों को जो है बताएं कि वो कौन कौन से जो है कुकर्म जिसकी बात जो है नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि वो यूपीए के साथ ही वो दफन करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, और वो उसे प्रधानमंत्री बताते हैं कि ये षड्यंत्र है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट आप अगर पढ़ना चाहोगे तो जनता परेशान हो जाएगी। और कांग्रेस के घोटाले एक नहीं है, कांग्रेस का घोटाला, आप हेलीकॉप्टर घोटाले की बात कर लीजिए, आप कोयला घोटाले की बात कर लीजिए, आप हर जगह जहां पर भी देखोगे वो तो घोटाले प्रकाश में आ गए। घोटाला हर जगह होता था। राजीव गांधी जी क्या कहते थे, पैसा घिसता है, उनका पैसा घिसा करता था, पैसा पहुंचने में घिसा करता था। तो हर जगह जो सब्सिडी की बात है, चाहे किसी भी प्रकार की आप बात कर लीजिए, कहीं अगर सड़क बनती होगी कांग्रेस के समय में, मुझे भी मालूम है, देश की जनता को मालूम है, कांग्रेस के समय में सड़क बनती होगी, अगर बजट आता होगा 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, उसका कम से कम मिनिमम 50% पैसा
वो घोटाले में जाता होगा, अगर रिश्वत की भेंट चढ़ जाता होगा, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता होगा। तो इस प्रकार के घोटालेबाज लोगों को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इस प्रकार के लोगों को माफ बिल्कुल नहीं करेगी। चाहे कोयला घोटाले की बात कर लीजिए, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, जहां भी देखा वहीं घोटाला कर दिया। कांग्रेस के लोग घोटाले में बड़े माहिर थे, और पी चिदम्बरम जी से आप बात कर लीजिए, उनको मालूम है किस प्रकार से, चिदम्बरम जी को मालूम होगा किस प्रकार से पैसा ठिकाने लगाना होता है। इकोनॉमिस्ट है वो, इकोनॉमिस्ट होने का दावा करते हैं, और ऊपर से वो सीनियर एडवोकेट भी हैं, और उसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके। तो उन्होंने पूरी शिक्षा का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के पैसे को छिपाने में किया। उनकी एक खूबी है कि वो भ्रष्टाचार का पैसा छिपा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छिपेगा। अभी आईएनएक्स मीडिया घोटाले की आप बात कर लीजिए, तो ये आईएनएक्स मीडिया घोटाला करने वाले पी चिदम्बरम किसके नेता हैं? कांग्रेस पार्टी के ही तो नेता हैं, सोनिया गांधी के तो बहुत करीब हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं देश के, वित्त मंत्री रह चुके हैं देश के, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, और आज भी इनके सांसद हैं वो। तो इस बात को देश की जनता जानती है। इतने घोटालेबाज लोगों को अगर इतने बड़े पदों पर कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया, और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वे खुद घोटालेबाज हैं, और मोनी बाबा मनमोहन सिंह का इन्होंने दुरुपयोग करने का कार्य किया। वो एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर उनको इस्तेमाल करने का कार्य किया। सोनिया गांधी उर्फ एंटोनिया माइनो के द्वारा जो कार्य किया गया, जो एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल से चलाने का जो कार्य किया गया, उस चीज को सब लोग जानते हैं। किस प्रकार से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का दुरुपयोग किया और उस समय में घोटाले करवाए, लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने हड़प करने का कार्य किया, अरबों खरबों रुपया जो पैसा यहां से उठाया, वो सारा पैसा इटली ले गए, इटली में अपनी संपत्ति बनाने का कार्य किया। और राहुल गांधी की आप बात कर लीजिए, जो कि बिल्कुल नासमझ है, मैच्योर भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं है किस प्रकार से क्या कार्य करना है, जनता की सेवा किस प्रकार से करनी है, उनको समझ ही नहीं है। इस प्रकार के नेता को अपना नेता मानकर बैठे हैं। ऐसे नेता को अगर नेता मानकर बैठेंगे जिसको की समझ नहीं है, जो कि पैराशूट एक प्रकार से कहूंगा, जबरदस्ती उसको नेता बना दिया गया। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे है कि आप जी मणिपुर की घटना को कैसे 3 महीने लगा दिए? वैसे तो बहुत जल्दी गाड़ी पलट जाती हैं, चीजें हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां भी योगी जी की मांग हो रही है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार को जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन ऐसे में लगा देना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा काम नहीं कर रहा, और ऐसी हजारों घटनाएं, 7,000 FIR हो गई, ऐसे में सरकार कहां पर फेलियर जो है इसका हुआ? कहां पर फेल हो गई सरकार? सरकार देखिए कहीं फेल नहीं हुई। जिन लोगों के द्वारा ये सब गलत कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, हर जगह आप यदि इस बात को समझेंगे, विपक्ष की क्या भूमिका है, सरकार को बदनाम करने का कार्य विपक्ष करता है। वहां पर बदनाम कहाँ किया गया? वहां पर तो 2 महिलाओं के साथ में खुलेआम जो है गैंग रेप होता है और उनको नंगा घुमाया जाता है। उसके बाद में जो है जो अपराधी हैं उनको केवल पकड़ा जाता है, उनके साथ को भी अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्यवाही या तमाम चीजें कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी देखिए वो एक प्रोसेस है, से लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो ये जो है मणिपुर पर चर्चा तो होनी चाहिए, उसमें विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है। जी देखिए विपक्ष का रोल सब जगह है, जो गलत कार्य विपक्ष करता है। और आपकी बात को मैं ऊपर रखते हुए, आपकी बात को महत्व देते हुए, इस बात का मैं आपको उत्तर दे देता हूं जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया। तो मणिपुर की जहां तक बात है, सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए वो सरकार कर रही है। जितने स्टेप्स किए जाने चाहिए वे स्टेप सरकार ले रही है, और जो संविधान के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है, नियमों के अनुरूप है, जो कार्य होना चाहिए वो कर रही है। और दोषियों को कतई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरी निजी राय भी है। किसी भी दोषी को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यदि दोषी को बख्शा जाएगा तो इसका मतलब है कि कानून कमजोर हो गया। और आज के समय में कानून बहुत मजबूत है, जुडिशियरी भी मजबूत है, और सरकार भी हमारी बहुत मजबूत है। सवाल तो वही है कि 3 महीने कैसे सरकार लग जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट मजबूत मानी जाती है, भाजपा को बहुत सशक्त और मजबूत निगाहों से लोग देखते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार के एक्शन और रिएक्शन जो है देखे जाते हैं। देश भर में कई बार अहम मुद्दों पर भी देखे गए, कई बार ऐसी घटनाओं पर भी देखा गया है कि क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भाजपा का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है,
और वो जनता के ठीक वैसे ही उतरे जैसा जनता चाह रही थी, जैसा इंसाफ जनता ने चाहा है। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहें, लेकिन साथ साथ में तमाम चीजें, देश शर्मसार हुआ है पूरी दुनिया के सामने, सर जो है झुका है। तो ऐसे कैसे लोग जो है वो अभी तक हैं जीवित, इस धरती पर बोझ बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर सरकार क्यों एक्शन नहीं कर पाई। और ये तो वीडियो पुराना है, इतनी लेट कैसे लगा हाथ में जी। देखिए, देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। और जो कार्य मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं, अमित शाह जी के द्वारा किए जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उनकी तो चिंता वही है जिनकी इज्जत चली गई है। पूरे कुकी समाज की ही नहीं, पूरे राष्ट्र की अस्मिता का जो है सवाल है, उनकी तो इज्जत चली गई। बागडोर तो मोदी जी के ही हाथों में रही। ये भी वो तो देश की बेटी है, देश की बहू है कहीं ना कहीं, तो उसकी इज्जत गई। तो अब क्या करेंगे, मतलब इज्जत चली जाएगी फिर भी बागडोर अगर मोदी जी के हाथों में है, तो फिर उसको कैसे आप देखते हैं? इज्जत तो गई ना, ये तो मानना पड़ेगा जी। देखिए, गलत कार्य ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि आप राजीव गांधी की सरकार में नहीं हुए, उसमें बहुत अधिक हुए। इसमें जो हो रहे हैं उनको कम से कम खबरों में तो आ रहे हैं, कम से कम छप तो रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, जिस प्रकार से हाथरस का मामला सामने आया था, उस पर भी मैं आज आपको समझा देता हूं। इस प्रकार के मामले रोज हर जिलों में, हर जिले में होते थे और बड़ी संख्या में होते थे। पुरानी कटिंग आप उठाकर देख लीजिए, वर्ष 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की ही, मैं आपको भेज दूंगा। अखबारों की कटिंग आप उठाइए, अखबारों को आप देखिए, हर अखबार में एक जिले के पेज में ऐसी इस प्रकार की, जैसी हाथरस की घटना हुई थी, ऐसी 6-7 घटनाएं दिखती थी। पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं होती थी उनसे अखबार भरा हुआ होता था, और ऐसी भी घटनाएं होती थी जो कि अखबारों तक पहुंच भी नहीं पाती थी। पत्रकारों तक के बाद में दूसरा मॉडल उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो होती थी। आज के समय में जो कम से कम घटनाएं हो उसके लिए कार्य किया जा रहा है, और यही एक सुशासन होता है कि कम से कम घटनाएं हो। घटनाओं पर रोकथाम के लिए मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अमित शाह जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भाजपा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो मेहनत, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, और जो इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसमें दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए जी। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे देश में रोल मॉडल है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात के बाद में अगर कोई दूसरा रोल मॉडल जो बना है वो उत्तर प्रदेश है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी बातचीत करते हैं तो भाषण में वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि तीसरा टर्म मैं ही देखूंगा, मैं ही आ रहा हूं। तो लोग तो जो योगी जी से उम्मीद जो लगा करके बैठे हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, और जो उत्तर प्रदेश वाले रोल मॉडल चाहते हैं कि दिल्ली में तब्दील हो जाए, केंद्र में आ जाए, तो रोल मॉडल अब गुजरात के नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं रहा है, अब तो योगी आदित्यनाथ का वो रोल मॉडल एक हो गया है, जिनका अलग डिसीजन, अलग फैसले, उनकी अलग चर्चाएं होती हैं देश में, उनका एक अलग नाम है। तो ऐसे में तीसरे टर्म में जब नरेंद्र मोदी जी खुद का नाम बताते हैं कि मैं खुद आ रहा हूं, तो अब यहाँ पर तो अभी गुजराती मॉडल है, यहाँ पर तो अभी यूपी मॉडल तो लोगों ने देखा ही नहीं केंद्र में कैसा है। वो तो अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, हमारा मॉडल कैसा है। अब वो मॉडल का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा भविष्य में, तो लोग देख पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री के पद पर जाकर के कैसे फैसले लेते हैं, किस तरह से देश चलाते हैं, क्या ठीक वैसे ही चलाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे एक है कि जब स्मृति ईरानी जी सदन में कहती हैं कि विपक्ष का रोल जो है वो हर जगह होता है, विपक्ष की साजिश है ये, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष की साजिश होती है सरकार चलाने में? इससे आप सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान में जहां बलात्कार और घटनाएं होती हैं वहां पर भाजपा का हाथ माना जाए? अगर वहां कांग्रेस के हाथ जो है मणिपुर या जैसी घटनाओं को हिंसा भड़काने में होता है, तो आप कैसे इसको जो है देखते हैं? और क्या वास्तविक में विपक्ष का इतना बड़ा रोल होता है? जी देखिए, शब्दों का जाल बिछा करके और किसी ईमानदार व्यक्ति को फंसा देने से कुछ बहुत अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। यदि आप शब्दों का जाल बिछाते हैं और आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि ईमानदार पार्टी है वो फंस जाएगी तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए कार्य करती है। और जो राजस्थान में इस प्रकार से सवाल पूछना है, क्योंकि हम तो दोनों तरफ से सवाल पूछेंगे और हम ये चाहते हैं, हमारा ही सवाल नहीं है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं विपक्ष में जो होते हैं विपक्ष चोर होता है, तो अब लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि विपक्ष में जब आप थे तो आप नहीं थे क्या?
मतलब एक चीज आ जाती है कि विपक्ष कैसे काम कर रहा है वो तो लोग नहीं जानते, क्योंकि जो सत्ता में है लोग उसी का स्वाद जानते हैं, क्योंकि पुलिस उसके हाथ में होती है, आर्मी उसके हाथ में, जो सत्ता में है वही शीर्ष पर बैठा है, वही सब फैसले ले सकता है। दूसरे लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। जैसे जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहां पर वो हैं तो वो फैसले ले सकते हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं। वैसे ही ठीक अन्य राज्यों में भी वैसा ही है। तो रोल मॉडल वो नहीं बना पाए, न राजस्थान आज रोल मॉडल है, न छत्तीसगढ़ है, सब जानते हैं और लोग इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ऐसे में यही सबसे बड़ी बात आती है कि क्या विपक्ष के रोल अहम जो है वो होते हैं इन सरकारों को गिराने में और बनाने में। जी देखिए, जहां तक बात है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो देश में कुकर्म किए जा रहे हैं आज के समय में भी, वो आपको मालूम है, जो पहले किए गए हैं वो भी आपको मालूम है। और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूं। और जहां भी चुनाव होंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी, इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा विकास है और हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद है, इसके आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता इन 3 एजेंडों के आधार पर चलते हैं। यही 3 हमारे मेन मकसद हैं, यही 3 हमारे मेन जिसको हम मानकर चलते हैं वो यही है। राष्ट्रवाद को हम सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा माना जाता है, विकास को प्राथमिकता दी जाती है, विकास को महत्व दिया जाता है, और जिस प्रकार से हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, तो उसका सम्मान निश्चित रूप से सबको करना चाहिए। और हम हिंदुत्व के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हम स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने वाले लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं। ये केवल हम नहीं कह रहे, आज के समय में पूरा विश्व में डंका मोदी जी का बज रहा है। तो इसलिए बज रहा है कि मोदी जी ईमानदार हैं, पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी जी ईमानदार हैं। तो देश का व्यक्ति अपने ईमानदार प्रधानमंत्री को वोट क्यों ना दे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और जहां तक बात है विपक्ष के रोल की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है राजस्थान में भी। वो रोल क्या है आप जान लीजिए, कितना सकारात्मक रोल है आप जान लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सक्रिय ना होती तो राजस्थान के अंदर क्या क्या कुछ कर दिया गया होता, उसका आप आकलन भी नहीं कर सकते, वहां तक सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते और अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अशोक गहलोत क्या कर देते वहां पर। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, किस प्रकार से वहां पर बलात्कारों को बढ़ावा दिया गया, जिस प्रकार से आप देख सकते हो कांग्रेस के एक नेता के द्वारा किस प्रकार से उनकी पोल खोली जा रही है। आपने देखा होगा, अभी वीडियो वायरल हो रहा था जी। तो इस प्रकार के लोग हैं कांग्रेस के लोग, इनको आत्म सम्मान से भी कोई लेना देना नहीं है। ये आत्म सम्मान जानते भी नहीं है और राष्ट्रवाद भी नहीं जानते, केवल इनको पैसा दिखता है। केवल ये पैसे के आधार पर चलने वाले लोग हैं, ये लालची लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये देश को बेच सकते हैं, ये देश को बेचने वाले लोग हैं, ये देश का सौदा कर सकते हैं, केवल इन्हें अपना फायदा चाहिए। हमारा एक सवाल है और इसी के साथ हम विराम भी लेंगे कि पाकिस्तानी हिंदू सीमा सचिन मीणा अब कह सकते हैं, क्योंकि जो मुसलमान से अब हिंदू हो गई है। गृह मंत्री जी का भी मानना था कि एनआरसी सीए लाने का यही फैसला था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं का जो शोषण हो रहा है वो जो है जब चाहे तो वो उनको जो है यहाँ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये हुआ था। तो अब वो मुस्लिम से अब हिंदू बन गई हैं, स्वेच्छा से धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब अगर वो जाते हैं तो अब उनको पाकिस्तानी नागरिकता तो भी पाकिस्तानी है, लेकिन धर्म इनका हिंदू हो गया है, तो वो अब एक तरीके से पाकिस्तानी हिंदू हो गए हैं। उनका सरकार से भी बड़ा सवाल है कि हमको पाकिस्तान ना भेजा जाए, और सरकार भी इस पर बहुत ज्यादा गंभीर है कि जिस तरीके से अगर हम देखें, उनका जो कहना है गृह मंत्री की, हम बात को अगर गृह मंत्री के पुराने बयान भी हम सुने सदन में, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण हो रहा है और बांग्लादेश में, तो इस हिसाब से सीमा सचिन मीणा हो गई हैं तो अब पाकिस्तानी हिंदू हो गई हैं। तो क्या अब एक पाकिस्तानी हिंदू को नागरिकता जो है दिए जाने के पक्ष में है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब एक हिंदू है और ऐसे में जब गृह मंत्री द्वारा बोला जाता है और दूसरा पाकिस्तान से जो खतरा भी वो बता रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा इसमें कुछ मानना नहीं है। देश के नियमों के आधार पर, देश के कानून के आधार पर जो कुछ होना चाहिए वो बिल्कुल उचित है। और आज के समय में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार के समय कोई गलत कार्य ना होगा, ना होने दिया जाएगा। और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई छल कपट, कोई गलत कार्य या राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाए। राष्ट्र सर्वोपरि है और
राष्ट्र ही सर्वोपरि हमारी सरकार में रहेगा और विकास को ही हम प्राथमिकता देंगे और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने का हमने पहले भी कार्य किया है, जिस प्रकार से किया गया है वो उसी प्रकार से भविष्य में भी किया जाता रहेगा। और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कार्य करते रहेंगे, इस बात को आप जानकर चलिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमेशा की तरह अब्दुल मलिक जी जुड़े और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती हुई पुराने चिरपरिचित अंदाज में अपने जो है सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम।